Good morning. Today is 22nd of March 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. और सबसे पहले कल के लिए सॉरी, कल हम डिस्कशन नहीं कर सके और जाना तो आज भी था, लेकिन आज तो मुझे 2 बजे उठना पड़ा और सोचा कि आज तो लॉस हो जाएगा, आज तो डिस्कशन करके ही जाऊंगा। तो अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हुआ है, तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। कस्टमर्स पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, गवर्नमेंट का क्या फायदा क्या नुकसान होगा, टेलीकॉम इंडस्ट्री को क्या फायदा क्या नुकसान होगा, तो इस आर्टिकल से हम कुछ पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है मणिपुर का आर्टिकल है। मणिपुर में किसी भी पार्टी बहुमत में नहीं आई थी, तो बीजेपी ने यहाँ पे सरकार बनाई, लेकिन जो इन स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है मणिपुर के अंदर में, क्योंकि इकोनॉमिक ब्लॉकेड था और ट्राइब्स में डिवाइडेड है जो ये मणिपुर का स्टेट है, तो यही आर्टिकल कहता है कि किस प्रकार से स्टेबिलिटी की आवश्यकता है। तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, राजनीति से रिलेटेड है, काफ़ी फैक्ट्स हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बीच का जो मेन आर्टिकल है वो भी कांग्रेस का इतिहास डिस्कस किया गया है। कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी है 1950 के बाद में किस प्रकार से इन्होंने एक बार तो एक पार्टी रूल इस्टेब्लिश किया जब नेहरू जीवित थे, उसके बाद में भी इंदिरा गांधी ने कौन सा रुख देखा, और फिर ये सब चीज़ें डिस्कस की गई हैं। पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे भी हम नहीं डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेस्ट वाटर से रिलेटेड ये आर्टिकल है, किस प्रकार से वेस्ट वाटर का यूज किया जा सकता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से हमें मिलेंगे। यहाँ पे जो आर्टिकल है अभिनव बिंद्रा ने पदक जीता था भारत के लिए 2008 के ओलंपिक्स में, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था, और इस बार भी चौथे स्थान पर रहे 2016 के ओलंपिक्स में। ये इन्हें प्रधानमंत्री ने एक टास्क फोर्स का गठन किया था स्पोर्ट्स को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि 2 मेडल हमने जीते सिर्फ 2016 में, वो भी वुमेन ने। एक प्रकार से वुमेन के लिए काफ़ी गर्व की बात थी वो। और दूसरा देखिए, यहाँ पर अभिनव बिंद्रा टास्क फोर्स में है, इसलिए इनका एक इंटरव्यू लिया गया है यहाँ पे। तो कौन कौन से पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है वो हम इस आर्टिकल में से निकालेंगे। फिर चलेंगे नीचे की ओर, यहाँ पे 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल भी हम डिस्कस करेंगे, ये प्रोटेक्शनिज्म को लेके है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये वाला, वोडाफोन और आइडिया के मर्जर से लेके। वैसे तो देखिए इसमें काफ़ी वैसे फैक्ट्स हैं, वो तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सी वोडाफोन का कितना परसेंट स्टेक्स होगा, आइडिया का कितना परसेंट स्टेक्स होगा। ये प्राइवेट कंपनीज का इंटरनल डेटा है, तो उनके आपस में डील है। हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है कस्टमर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेलीकॉम इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और सरकार का रेवेन्यू में लॉस होगा या फिर गेन होगा। ये सब पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो वैसे अगर एक छोटा सा फैक्ट हम डिस्कस करेंगे तो मार्केट शेयर को लेकर फिलहाल 31% से एयरटेल जो है सबसे ऊपर है मार्केट शेयर को लेके। नीचे नंबर आता है वोडाफोन का, तीसरे नंबर पे आइडिया का, फिर रिलायंस कम्युनिकेशन और एयरसेल। ये रिलायंस कम्युनिकेशन जो है अनिल अंबानी की है, मुकेश अंबानी के छोटे भाई। यानी मुकेश अंबानी ने अभी खुद अपनी रिलायंस जियो लॉन्च करी है, लेकिन उससे पहले अनिल अंबानी रिलायंस कम्युनिकेशन के तहत में टेलीकॉम इंडस्ट्री में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब रिलायंस कम्युनिकेशन और एयरसेल का मर्जर भी ऑलमोस्ट बातचीत हो गई है, तो ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। अब वोडाफोन और आइडिया का भी मर्जर हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री जो फ्रेगमेंटेशन से अब कंसोलिडेशन की तरफ बढ़ रही है, अलग अलग कंपनीज जो हैं आपस में मिल रही हैं कंपटीशन हैंडल करने के लिए। मुकेश अंबानी के पास में बहुत पैसे हैं, रिलायंस जियो में बहुत खर्चा कर रहे हैं, तो उनसे निपटने के लिए सभी कंपनीज आपस में मिल रही हैं, एक दूसरे से हाथ मिला रही हैं। अब देखिए इन दोनों का मर्जर हो जाएगा, तो 23 प्लस में 19%, कितना हो गया, 42% हो गया। तो 42% के साथ में इनका शेयर सबसे ऊपर हो जाएगा। और अब देखिए थोड़ा ये फैक्ट्स हैं कि वोडाफोन ग्रुप और इनका डिसीजन साफ साफ ये बताता है कि किस प्रकार से एक दुश्मन से निपटने के लिए आपस में हाथ मिला रहे हैं। यानी आइडिया और वोडाफोन रिलायंस जियो और एयरटेल से निपटने के लिए आपस में हाथ मिला रहे हैं। और आइडिया जब शुरू में आई थी, कुमार मंगलम की जो है बिरला ग्रुप की ये है आइडिया कंपनी, जो है शुरू में आई थी, ये आई थी जॉइंट वेंचर में टाटा और जो आदित्य बिरला ग्रुप और एक यूएस की कंपनी थी AT&T, इन तीनों ने मिलकर आइडिया स्टार्ट किया था। लेकिन बाद में अब कुमार मंगलम ने स्टेक्स खरीद लिए थे, यानी आदित्य ग्रुप के ज़्यादा स्टेक्स हो गए थे, तो बाद में टाटा ने अपने अलग से स्टार्ट करी, टाटा इंडिकॉम। टाटा डुकोमो भी आई थी, जॉइंट वेंचर था। डुकोमो एक कंपनी थी जापान की, और डुकोमो और टाटा ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर चलाया था टाटा डुकोमो, जो फेल हो गया था, ज़्यादा काम नहीं कर पाया था। लास्ट 3 क्वार्टर्स ये दिखाते हैं कि आइडिया जो कंपनी है वो काफ़ी लॉस में चल रही थी, यानी ऑपरेशनल फाइनेंसिस भी जुटाने में उन्हें काफ़ी दिक्कत आ रही थी। और वोडाफोन को ये फ़ायदा होगा इससे, क्योंकि देखिए उन्होंने मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फैलाव कर लिया था, तो इस प्रकार, लेकिन फ़ायदा उनको उस प्रकार से हो नहीं रहा था, तो इसलिए वो अपना डाउन साइज कर देंगे, थोड़ा जो हिस्सेदारी है वो आइडिया को बेच देंगे, तो इससे उनको भी फ़ायदा होगा। और अब दोनों के लिए ये विन विन सिचुएशन है। 1.13 बिलियन सब्सक्राइबर्स हैं हमारे भारत में, इतनी मार्केट है, और कह रहे हैं कि जो ये मर्जर है इक्वल्स का मर्जर है, मन बराबर है। आइडिया जो वोडाफोन है उन्होंने 3900 करोड़ भी जुटाए, यानी उन्होंने 4.9% जो है स्टेक्स हैं वो बेच दिए आदित्य बिरला ग्रुप को।
अब नई कंपनी है, उसकी जो होल्डिंग है वो 45.1% है इसमें। तो ये सब फैक्ट जो है प्राइवेट कंपनीज के, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, सिर्फ बता दिए। अब आएगा जो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बात यूं आती है कि टैरिफ वार चल रहा था। टैरिफ वार मतलब एक दूसरे में कंपटीशन चल रहा है रिलायंस जियो में और वोडाफोन में, एयरटेल में, इन सब में, कि कौन रेट्स कम रखेगा, कौन मार्केट ज़्यादा लेगा और कौन कस्टमर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। इस तरह का कंपटीशन चल रहा है, लेकिन रेवेन्यू उस हिसाब से नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा और इकोनॉमिक्स टाइम्स के पॉइंट देता हूँ, क्यों ये इंडस्ट्री जो है किस प्रकार से ये लॉस में चल रही है। देखिए वॉइस रेट्स हैं यानी कॉल रेट्स हैं बहुत सस्ती हैं। दूसरे देशों की अगर बात करें तो यूएस में तो इनकमिंग के भी पैसे लगते हैं, और हमारे देश में तो कॉल रेट्स वो आउटगोइंग भी इतनी सस्ती हैं, इनकमिंग तो फ्री हैं और लोएस्ट हैं काइंड ऑफ। हमारे देश में जो डेटा रेट्स या फिर कॉल रेट्स हैं लोएस्ट हैं। डेटा रेट्स अब कम होने स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन कॉल रेट्स तो बिल्कुल बहुत कम है। और डेटा कॉस्ट है पहले ज़्यादा थी, वो अब क्रैश कर गई है एकदम से रिलायंस जियो की एंट्री के बाद में। और देखिए अगर आपको कंटिन्यूस टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट लानी है, अब 4G आ गया है तो कह रहे हैं 5G भी बहुत जल्द आ जाएगा, लेकिन 4G अब कई इलाकों में नहीं आ गया है। 2G से 4G हमने बहुत जल्दी प्रोग्रेस करी है। दूसरे देशों में धीरे धीरे चले हैं, पहले 2G आया, 3G आया, 4G आया। हमारे देश में 3G और 4G के बीच में तो टाइम ही बहुत कम रहा, डिफरेंस टाइम का बहुत कम रहा। 3G आते ही तुरंत 4G आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि हम अगर ये जो मार्केट है उसमें दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की आवश्यकता है, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाने के लिए आपके पास में कैपेबिलिटी होनी चाहिए। इसीलिए ये मर्जर जरूरी था कि आइडिया और वोडाफोन आपस में मिल जाएंगे तो इनकी जो कैपेबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाने के लिए, तो कस्टमर से इसका फायदा होगा। और उसके बाद में बात आती है कि देखिए दोनों के पास में पैसा भी ज़्यादा होगा, अच्छे से ऑपरेशन चला सकेंगे। कॉल रेट्स वो कोल्ड ड्रॉप्स आजकल भी बहुत ज़्यादा होती है। कोल्ड ड्रॉप्स क्या होता है आजकल, देखिए आपने कभी महसूस किया हो तो फ़ोन करते करते कई बार आपको आवाज़ नहीं आती, कई बार कॉल बीच में डिस्कनेक्ट हो जाती है, सिग्नल गायब हो जाता है बीच में, यानी कॉल चल रही है बीच में भी। तो कोल्ड ड्रॉप्स की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। टावर्स कम है, नए टावर्स ये लगाते नहीं है, उसी टावर पर बोझ ज़्यादा आ जाता है क्योंकि नए टावर लगाने में खर्चा आता है इनको। तो दोनों मिल जाएंगे तो टावर्स भी ज़्यादा लगेंगे, ज़्यादा अच्छे से ये रेंज प्रोवाइड कर सकेंगे, हमारी जो कॉल्स हैं वो डिस्कनेक्ट नहीं होंगी। एक ये बात करते हैं कि गवर्नमेंट का देखिए स्पेक्ट्रम, ये कहते हैं कि गवर्नमेंट स्पेक्ट्रम जो बेचती है वो काफ़ी महंगा बेचती है। स्पेक्ट्रम होता क्या है, अगर मैं आपको देखिए थोड़ा सा बेसिक बताऊं तो स्पेक्ट्रम काइंड ऑफ बैंडविड्थ होती है। ये मान लीजिए 2300 के आसपास होती है। 3G के लिए 2300 मेगावोट्स की जरूरत होती है, मेगावोट जो भी होता है मेगा हर्ट्ज। तो देखिए 2300 तो सिर्फ एक फैक्ट बता रहा हूँ मैं, इनका वैसे रेंज यही होती है, 900 होती है, 1800 और 2300। इन तीनों पे गवर्नमेंट स्पेक्ट्रम बेचती है और 900 होता है वो सबसे महंगा बिकता है। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे कम है तो फ्रीक्वेंसी अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं इस पे, और खर्चा भी कम आता है मार्केट फिलहाल में। वो काफ़ी सारे रीजंस है, टेक्निकल रीजंस, वही इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे यहाँ पे। तो बात यूं है कि ये स्पेक्ट्रम गवर्नमेंट बेचती है, तो आर्टिकल कहता है कि गवर्नमेंट स्पेक्ट्रम काफ़ी महंगा बेचती है, और इतना महंगा बेचती है कि इन जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इनको इतना फ़ायदा नहीं हो पाता, इसीलिए ये ज़्यादा टावर नहीं लगाते। ये बाकी जगहों से अपने खर्चों की कटौती करने लगते हैं, क्योंकि अब वैसे इनको फ़ायदा कम होगा तो ये सोचेंगे कि यार नए टावर लगाने का क्या फ़ायदा, वैसे भी तो कम ही कमाई हो रही है। तो अब दोनों का मर्जर हो जाएगा तो ये ज़्यादा अच्छे से, वही बात की, कोल्ड रेट्स टावर्स लगाएंगे, कोल्ड रेट्स अच्छे से प्रोवाइड कर सकेंगे, ड्रॉप्स नहीं होंगी, कोल्ड ड्रॉप्स नहीं होंगी, और कंसोलिडेशन के बाद में इनके पास में सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल होंगे, फ्यूचर में कहीं भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, कनेक्टिविटी में, बेटर सर्विसेज में, कहीं भी। और एक प्रकार से जो मोबाइल की डेटा रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई है, क्योंकि देखिए मोबाइल का आज के टाइम में इतना यूज है, सरकार की जो जितनी भी स्कीम्स हैं वो मोबाइल पे सरकार धड़ाधड़ जो है वो मोबाइल एप्लीकेशंस लॉन्च कर रही है। भीम एप्लीकेशन मान लीजिए या कोई भी एप्लीकेशन मान लीजिए, और उसके लिए जो है मोबाइल कनेक्टिविटी यानी इंटरनेट कनेक्टिविटी काफ़ी आवश्यकता है। इसलिए जो है सर्विस प्रोवाइडर्स की जो रोल है वो काफ़ी अहम हो जाता है। और जो बड़े लेयर्स हैं यानी बड़े प्लेयर्स जो हैं, वोडाफोन ने तो आपको याद होगा कि पेमेंट बैंक भी अब खरीद लिया था, यानी आपस में जो जनता है एक दूसरे को पेमेंट कर सकें या फिर दुकानदारों को भी पेमेंट कर सकें, उसके लिए उन्होंने एक पेमेंट बैंक भी खरीदा था। तो इसीलिए भी इनकी जो है रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चीज़ में। और आने वाले टाइम में क्या है, टेलीकॉम कंपनीज होंगी, हाइब्रिड कंपनीज हो जाएंगी। वही कंपनी वॉइस कॉल्स प्रोवाइड करेगी, वही डाटा प्रोवाइड करेगी, वही दूसरी सर्विसेज जैसे कि फिनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और एक और जो चीज़ वे फॉरवर्ड में आती है कि देखिए मर्जर कितना भी बड़ा मर्जर हो, लेकिन फिर भी वो सेम बात जो हमने अभी डिस्कस करी कि रेवेन्यू है वो काफ़ी कम हो रहा है और कॉस्ट ऑफ बिडिंग है वो भी बढ़ती जा रही है। और आजकल जो है वो पोर्टेबिलिटी भी है, यानी नंबर्स, अगर कस्टमर जो है एक
सर्विस प्रोवाइडर की समझ जो सर्विसेज से अगर सेटिस्फाई नहीं है, मान लीजिए वोडाफोन में अगर किसी तरह की दिक्कत आती है वो आइडिया में पोर्ट कर सकता है। अब तो इन दोनों का खैर मर्जर हो ही जाएगा, लेकिन एयरटेल में पोर्ट कर सकता है, लेकिन रिलायंस जियो में पोर्ट कर सकता है। तो इसलिए कंपटीशन है वो और भी ज़्यादा हो गया कि कस्टमर सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना होगा, ये कहता है आर्टिकल वे फॉरवर्ड। तो ये हमने पूरी समस्या को डिस्कस किया, क्या पॉइंट्स इसके निकल सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ में जो है वेस्ट वाटर से रिलेटेड। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान से सुनिएगा इसे भी। देखिए वेस्ट वाटर की अगर बात करें तो वेस्ट वाटर मतलब जो भी वाटर पानी हम घरेलू एक्टिविटीज़ में डोमेस्टिक यूज़ में लाते हैं और बाद में वो सीवरेज वगैरह में चला जाता है, या फिर इंडस्ट्रियल यूज़ जिस वाटर का होता है, बाद में देखिए यूज़ करने के बाद में उस वाटर का क्या होता है हम कभी इस बात पे ध्यान ही नहीं देते। लेकिन उस वाटर का यूज़ करने के बाद में भी काफ़ी पोटेंशियल है, उसको रिसाइकल हम कर सकते हैं। इस तरह की बातें इस आर्टिकल में की गई हैं। 2017 यूनाइटेड नेशंस वाटर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये एक रिपोर्ट आई थी, वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट वेस्ट वाटर। तो इस तरह का क्वेश्चन आया कि अगर जो रिसेंटली वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट WWDR वेस्ट वाटर आई वो किसने रिलीज़ करी, तो वो इन्होंने रिलीज़ की थी, यूनाइटेड नेशंस वाटर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बनता नहीं, खैर देख लिया। अब बात यूं है कि देखिए 80% जो हमारा वेस्ट वाटर है वो हम यूज़ में लाते ही नहीं है, यानी उसको रिसाइकल करते ही नहीं है। और यह खास करके होता है 95% लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में, यानी जो हमारे अमीर देश हैं, US जैसे, यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे देश हैं, वो तो फिर भी अपना वेस्ट वाटर को यूटिलाइज कर लेते हैं, दोबारा से रिसाइकल कर लेते हैं। लेकिन जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका जैसे देश जो है, वहाँ पर तो 95% देशों में तो बाद में देखते भी नहीं कि कहाँ जा रहा है वो वेस्ट वाटर है, कहाँ पर वो गंदगी फैला रहा है, कैसे वो डिजीज़ हो रहे हैं, बल्कि उस तरफ भी ध्यान नहीं देते। एक फैक्ट के अनुसार देखिए थाईलैंड में 77% वेस्ट वाटर का अनट्रीटेड रहता है, इसको बाद में रिसाइकल नहीं किया जाता है। और वियतनाम में यह आंकड़ा है 81%। और पाकिस्तान की बात करें तो 82% वाटर 2011 में यह डेटा था कि उसे यूज में नहीं लिया जाता है, बाद में अनट्रीटेड छोड़ दिया जाता है वेस्ट वाटर को। और एशिया पैसिफिक के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। एशिया पैसिफिक में जो वेस्ट वाटर के अनट्रीटेड जो वेस्ट वाटर है, ह्यूमन हेल्थ के लिए भी काफ़ी समस्या क्रिएट करता है, यानी जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी सेहत के लिए, इक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए, जो मछलियां या फिर दूसरे जो जीव जंतु हैं पानी के अंदर में, उनके लिए सेहत के लिए काफ़ी एक प्रकार से अहम है ये, और काफ़ी बेकार कर देता है उनकी सेहत को जो ये वेस्ट वाटर है। तो एशिया पैसिफिक में ये सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि एशिया पैसिफिक में डेवलप्ड कंट्रीज़ की संख्या काफ़ी कम है। और अर्बनाइजेशन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अर्बन शिफ्ट बढ़ रहा है, तो ये समस्याएं और भी ज़्यादा विकराल रूप धारण कर ली है। क्यों? क्योंकि देखिए अर्बनाइजेशन के कारण में अर्बन सिटीज़ में जो स्लम्स एरिया है वो भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। 2009 के आंकड़े के अनुसार में 30% जो अर्बन ड्वेलर्स होते हैं इन सिटीज़ में, यानी अर्बन ड्वेलर्स स्लम की फॉर्म में होते हैं बड़ी सिटीज़ में, जैसे कि दिल्ली मुंबई की अगर बात करें तो हम लो इनकम एरियाज होते हैं यहाँ पे, तो इसलिए ये सीवरेज वगैरह की फैसिलिटी वहाँ पे डेवलप नहीं होती। कई बार सरकार भी यहाँ पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये जो कॉलोनीज़ हैं वो अनरिकॉग्नाइज्ड होती हैं, जो इलीगल कॉलोनीज़ होती हैं, तो सरकार इनको ज़्यादा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती नहीं है। और इसलिए नियरेस्ट ड्रेन है वहाँ पे सीवरेज व्यवस्था होती नहीं है, तो अगर पास ही में कोई नदी या नाला बह रहा है तो वहीं पे वो सारा जो वेस्ट वाटर है वहाँ पे बहा दिया जाता है, जिससे काफ़ी तरह का नुकसान होता है। इसके अलावा जो हमारे सिटी हॉस्पिटल्स हैं, छोटे सिटी हॉस्पिटल्स या फिर मीडियम साइज एंटरप्राइजेज, बड़ी इंडस्ट्रीज तो देखिए वहाँ पे तो नॉर्म्स होते हैं, लेकिन छोटी इंडस्ट्रीज यानी मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं, वो भी एक प्रकार से मेडिकल वेस्ट या फिर टॉक्सिक जहरीले पदार्थ हैं जो पानी में बहा देते हैं, नदी में, या फिर ऐसे ही अनट्रीटेड उसको छोड़ दिया जाता है, जिससे काफ़ी नुकसान होता है। आगे देखिए सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। अब बात कीजिए, देखिए जो अमीर इलाके हैं, मान लीजिए दिल्ली की बात कीजिए, लुटियन इलाके हैं, लुटियन दिल्ली, जहाँ पे ये सारे VIP रहते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रियों के निवास हैं। अब ये कहते हैं कि अमीर इलाकों में तो जो ये वेस्ट वाटर है काफ़ी अच्छे से इनको मैनेज किया जाता है, लेकिन वही बात गरीब इलाकों में, जैसे स्लम जैसे एरिया है, वहाँ पे अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, इसलिए जो डिजीज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फैलते हैं वहीं पर। कोलेरा, डिसेंट्री, क्या है, टाइफाइड, पोलियो, ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब रोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैलते हैं यहाँ पे। उसके बाद में आता है कि देखिए ह्यूमन कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है और इकोनॉमिक स्टेक्स हैं काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। अगर हम वेस्ट वाटर को अच्छे से यूटिलाइज करें, इफेक्टिव यूज़ इसका करें, तो एक आंकड़े के अनुसार देखिए 1% यानी $1 अगर हम सैनिटेशन पर खर्चा करें, सैनिटेशन पर मतलब साफ सफाई पे खर्चा करें, तो $5.5 का हमें फ़ायदा होगा। इतना हमें रेवेन्यू, इतना हमें जो पैसा है वो हेल्थ पे नहीं खर्चा करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अगर $1 हमने हेल्थ पे खर्चा किया तो जो ये रोग होते हैं सारे, जो कोलेरा, टाइफाइड, पोलियो वगैरह जो होते हैं वो नहीं होंगे, सरकार को नहीं खर्चा करना पड़ेगा हॉस्पिटल्स पे, तो ये फ़ायदा होता है। यानी 1/6 रेशियो आती है, 1% अगर हम सैनिटेशन पर खर्चा करें तो 6% हमें कम खर्चा करना पड़ेगा हेल्थ पर।
तो अपॉर्चुनिटीज़ और भी काफ़ी ज़्यादा है वेस्ट वाटर को हम अच्छे से यूटिलाइज करें तो। सर्कुलर इकोनॉमी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इससे होगा, इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी रहेगी और ये आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। पोल्यूशन को हम कम करने में सक्षम होंगे और रीयूज़ और रिसाइकलिंग भी ज़्यादा होगा चीज़ों का, खास करके वाटर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इससे भी वैसे तो देखिए वाटर का नहीं, वाटर के अंदर में अगर इतनी सारी चीज़ें मिली होती हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स मिले होते हैं, यहाँ पे देखिए न्यूट्रिएंट्स मिले होते हैं, दूसरे मटेरियल होते हैं। अगर वाटर को हम अच्छे से रीयूज़ कर सके तो इन सब चीज़ों का भी रीयूज़ हो जाएगा। न्यूट्रिएंट्स का भी हम दोबारा से यूज कर सकते हैं और जो सोल्ट्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इनका तो यूज़ किया गया है एशिया पैसिफिक के कई इलाकों में, यानी हम भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अब साउथ एशिया की बात करें, साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो जैसे फार्मर्स यहाँ पे फर्टिलाइजर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लीजिए वेस्ट वाटर से इन फर्टिलाइजर्स को फिर से रीयूज़ करने की जो टेक्नोलॉजी हमने विकसित कर ली, तो आप सोच के देखिए किसानों को कितना फ़ायदा होगा, फर्टिलाइजर्स कितने महंगे उनको मिलते हैं। और दूसरी बात, वैसे देखिए फर्टिलाइजर्स ज़्यादा यूज़ करने से यूट्रोफिकेशन भी हो जाता है, लेकिन उस डायरेक्शन में अभी ये आर्टिकल नहीं जा रहा है, वो पॉइंट है। लेकिन देखिए उसके बाद में सोशल और पॉलिटिकल अटेंशन काफ़ी कम दी जाती है। वाटर की जो स्कैरिसिटी है, वाटर की जो पानी की कमी है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन पॉलिटिकल अटेंशन इस पर बहुत कम है, सोशल अटेंशन भी इस पे ऊपर में बहुत कम है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है कि देखिए आने वाले 10 सालों में जो पानी का जो खतरा है, ग्लोबल रिस्क है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर एशिया पैसिफिक की हम बात करें तो 2/3 हमारी जो पॉपुलेशन है यहाँ पे 1 साल के अंदर में कम से कम 1 महीने तक पानी की कमी से जूझती है। और एशिया पैसिफिक के अंदर में भी इंडिया और चाइना में जो ये इशू है वो सबसे ज़्यादा है। 50% इशू तो हमारे इंडिया और चाइना के अंदर में ही है जो पानी की कमी से ग्रस्त है। यहाँ पे अपने राजस्थान की बात कर लीजिए या फिर विदर्भ की बात कर लीजिए, तो पीने का पानी के लिए भी काफ़ी जूझना पड़ता है यहाँ पे लोगों को। और जो अटेंशन है काफ़ी कम देते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। वाटर का भी मुद्दा नहीं होता कि पानी को सेव करेंगे मैनिफेस्टो में, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। सिंगापुर का एग्जांपल देते हैं, सिंगापुर मॉडल को अपनाने की बात कहते हैं। ये कहते हैं कि सिंगापुर में 30% जो वाटर है अभी डेली नीड्स का, यानी खास करके इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, वो रीयूज से यूज़ होता है, यानी वेस्ट वाटर को रिसाइकिल करते वो 30% वाटर को यूज़ करते हैं, जिसका नाम है नी वाटर। नी वाटर इनका प्रोजेक्ट है, ये वेस्ट वाटर को दोबारा से रीयूज़ करते हैं, तो 30% को यूज़ कर लेते हैं दोबारा से। ये तो अच्छा मॉडल है सिंगापुर का, वही मॉडल हमें अपनाना चाहिए, ये ऐसे ही बताते हैं। उसके बाद में आता है कि देखिए ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनेजमेंट अगर वाटर की करनी है तो उसके लिए लोकल गवर्नमेंट्स जैसे 3 टायर, ये पंचायत हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, इनका रोल सबसे ज़्यादा हमें बढ़ाना होगा। लेकिन आमतौर पर दिक्कत ये आती है कि जो म्यूनसिपैलिटीज़ या फिर पंचायत हैं, इनके पास में ह्यूमन और फिनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते, और ये ज़्यादा अपने इन्वायरमेंट जो रूल्स हैं उनको अच्छे से इन्फोर्स नहीं कर पाते। अब देखिए एग्जांपल देके बताता हूँ मैं आपको। अब ये अगर देखिए जो कंपनीज हैं या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो नियर अबाउट जो अपने सबसे नज़दीक का नदी में या फिर नाले में, कैनल में अपना जो वेस्ट वाटर है वो बहा देते हैं। अब जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उन पे फाइन लगाती हैं, तो ये फाइन खुशी कर, फाइन इतना कम है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो फाइन दे देती हैं म्यूनसिपैलिटीज़ को। ये कहते हैं कि ठीक है फाइन आप ले लीजिए, हमें वो जो नदी है या फिर जो नहर है उसमें वेस्ट वाटर को बहाने दीजिए, क्योंकि इनको पता है अगर वैसे ये रीयूज़ करने लगेंगे या फिर वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए इक्विपमेंट्स खरीदेंगे या फिर प्लांट लगाएंगे तो वो बल्कि उस पर ज़्यादा खर्चा आएगा, इसलिए फाइन भरने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए फाइन भी इंक्रीज करने की आवश्यकता है। और ऊपर में लास्ट में बात आती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो हमारा एजेंडा है 2030 तक, जिसे हमें पूरा करना है। तो अब बात यह है कि 663 मिलियन पीपल जो हैं हमारे पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो वो अभी भी जिनके पास में प्रॉपर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए जो वेस्ट वाटर को ट्रीट करने का जो ये मिशन है उसको बहुत युद्ध स्तर पर पूरा करना चाहिए और पानी को अच्छे से इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइज किया जाना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पर्टिकुलर डिटेल्स की बात करते हैं कि 6 स्पेसिफिक फोकस हैं इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। 17 वैसे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन इसके अंदर में 6 कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पानी से रिलेटेड हैं, और 3 टारगेट्स जो हैं वो वाटर क्वालिटी को लेके हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कर रहे हैं। बाद में जो कहते हैं कि जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए पानी नहीं होगा तो किस प्रकार से डेवलपमेंट आएगा। कैसे हमारे जो बात है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करते हैं या फिर हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे पानी का तो होना बहुत ज़रूरी है, चाहे किसानों के लिए इरीगेशन फैसिलिटीज़ मान लीजिए या फिर पीने की पानी की जो पुअर लोग हैं, हमारे गरीब लोग हैं, उनके लिए पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। आजकल देखिए जो फिल्टर आते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, लेकिन गरीब आदमी तो ये सब चीज़ें कई बार अफोर्ड नहीं कर सकता। मान लीजिए जो दूर दराज जंगल हैं छत्तीसगढ़ के, झारखंड के, वहाँ पे तो उनको साफ स्वच्छ पीने का पानी मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, तो ऐसा प्रोविज़न करना बहुत ज़रूरी है।
और पीने का पानी से बहुत तरह के रोग होते हैं। अगर पानी अच्छा नहीं है तो ये सारे हमने डिस्कस किया कि टाइफाइड, कोलेरा, इस तरह की बीमारियां फैलती हैं। आधे से ज़्यादा रोग तो पानी की वजह से फैलते हैं। तो पानी आप भी बहुत ज़्यादा सेव करना, जल ही जीवन है, बिल्कुल सही चरितार्थ जो है हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये बात कही थी। अगला जो आर्टिकल है हमारा अभिनव बिंद्रा से रिलेटेड है। तो अभिनव बिंद्रा ने काफ़ी अवार्ड जीते अपने कार्यकाल में। अर्जुन अवार्ड जीता इन्होंने, राजीव गांधी खेल रत्न भी जीता, पद्म भूषण इनको अवार्ड किया गया और गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक्स में 2008 में इन्होंने। तो उन्हीं से इंटरव्यू है। टास्क फोर्स का गठन किया गया था, उसके ये मेंबर हैं। देखिए इस आर्टिकल में ना पॉइंट्स काफ़ी कम इंपॉर्टेंट है। मैं आपके साथ में एक डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा। मेरे पास एक नीति आयोग का डॉक्यूमेंट है जो मैंने डाउनलोड किया था। तो उस नीति आयोग के डॉक्यूमेंट में आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स मिलेंगे। तो वो आपको वो डॉक्यूमेंट कहाँ से डाउनलोड करना है, पीडीएफ जहाँ से आप डाउनलोड करते हो, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। 2 जगह से देखिए आप इस डिस्कशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। एक तो onlyias.com वेबसाइट है नीचे, या फिर फेसबुक पेज है जो नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे दोनों जगह से आप जो है इस डिस्कशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और वहीं पे लिंक के साथ में एक डॉक्यूमेंट शेयर मैं आपके साथ में करूँगा। नीति आयोग का डॉक्यूमेंट है वो मेनली, उसमें काफ़ी सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड पॉइंट दिए गए हैं। और वैसे आप इन दोनों जो चीज़ें हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार मुझे नोट्स शेयर करने होते हैं आपसे, कई बार इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या फिर नोट्स शेयर करने होते हैं। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए वेबसाइट से या फिर फेसबुक पेज से। जुड़े रहेंगे तो आपको पता लगता रहेगा कि किस प्रकार से कौन सा इनिशिएटिव हम लेने वाले हैं। जैसे अब प्लान कर रहा हूँ मैं कि एक करंट अफेयर का 100 क्वेश्चंस का एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाए। तो इस प्रकार से थोड़े ही आने वाले दिनों में हम इसे ऑर्गेनाइज करेंगे। तो आपको पता लगता रहेगा इस प्रकार के जो इनिशिएटिव्स हैं। आप जुड़े रहोगे फेसबुक पेज से या फिर onlyias.com सब्सक्राइब करोगे तो आपको पता लगता रहेगा इस प्रकार के जो चीज़ें हैं, नोट्स वगैरह डाउनलोड करने के लिए मिलते रहेंगे। तो ये जो आर्टिकल है देखिए, अभिनव बिंद्रा से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, क्योंकि ये जो अभी ये कमेटी है उसके मेंबर हैं। ये कहते हैं कि देखिए नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ला रहे हैं। इनसे पूछा गया क्या उसमें ये लोधा कमेटी के जो रिफॉर्म्स हैं वो क्रिकेट में लागू किए, क्या वो इसमें भी लागू किए जाएंगे नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड में। तो ये कहते हैं कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि स्पोर्ट्स कोड जो आएगा कि बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक चेंज आ जाएगा। ये कहते हैं कि हमें ओलंपिक चार्टर को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अगर हमने कुछ उल्टा पुल्टा किया तो एक जो ओलंपिक वाले जो हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक वाले जो हमें है वो निष्कासित कर देंगे। ऐसा पहले भी हुआ था। ये कहते हैं कि पहले हमने जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है इसमें काफ़ी कुछ चेंज आया था और इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने हमारी जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को सस्पेंड कर दिया था। तो ये कहते हैं कि सब कुछ देख के करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि हम बिल्कुल लोधा कमेटी वाले रिफॉर्म्स इसमें लागू कर देंगे। और बात यह है कि लेकिन चेंज काफ़ी कुछ आएगा मार्केटिंग में, स्पोर्ट्स की कम्युनिकेशन में और ये सब चीज़ों में, स्पोर्ट्स फेडरेशन में, इन सब चीज़ों में चेंज आएगा और प्रोफेशनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉइंट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है कि आपका जो ज़्यादा फोकस है वो ये है कि स्पोर्ट्स फेडरेशंस में जो प्रोफेशनल्स होते हैं, यानी जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या फिर जो भी वहाँ पे पदाधिकारी होते हैं, उनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा ना हो। जबकि आपका फोकस तो इस बात पे होना चाहिए कि स्पोर्ट्स को आगे कैसे ले जाया जाए। तो ये कहते हैं कि देखिए स्पोर्ट्स कोड अपने आप में एंड नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। यानी ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स कोड में ही हम सब कुछ कर देंगे कि स्पोर्ट्स का एक प्रकार से उद्धार हो जाएगा। ये कहते हैं कि लेकिन ये निश्चित तौर पर ऐसा है कि स्पोर्ट्स कोड जो हम बनाने जा रहे हैं उससे स्पोर्ट्स हैं वो आगे जाएंगे। और उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है स्पोर्ट्स को आगे ले जाने के लिए कि जो पदाधिकारी हैं उनकी एज पे बार रखा जाए, उनके टेन्योर पे जो है वो बार रखा जाए, यानी एक लिमिट रखी जाए कि 70 साल से वो पद ना ग्रहण कर सकें जो स्पोर्ट्स फेडरेशन हैं उनके अंदर में। फिर इनसे पूछा जाता है कि जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं उसको कैसे प्रोफेशनल्स बनाया जाए। ये कहते हैं कि देखिए जो हमारी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं, चाहे वो हॉकी फेडरेशन है, टेनिस फेडरेशन है या फिर अलग जो भी रेसलिंग फेडरेशन है, उनको अगर सेल्फ सस्टेन बनाया जाए तो वो प्रोफेशनल्स हो सकते हैं। और सेल्फ सस्टेन बनाने के लिए ऐसा होना चाहिए कि सरकार उनको कुछ पैसा दे ही ना, वो अपने आप से स्पॉन्सर ढूंढे, अपने आप से कुछ रेवेन्यू जनरेट करें, तो वो अपने आप से प्रोफेशनल्स हो जाएंगे। जैसे बीसीसीआई है, और वो बात अलग है कि बीसीसीआई में काफ़ी चीज़ों की रिफॉर्म की आवश्यकता थी, वो बात फिर सुप्रीम कोर्ट ने लोधा कमेटी की इम्प्लीमेंट करी। और अभी जो विनोद राय हैं वो एक प्रकार से काम कर रहे हैं लोधा कमेटी को जो रिफॉर्म्स है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये कहते हैं कि देखिए, और इसके लिए एक प्रकार से इनको प्रोफेशनल बनाने के लिए आपको शुरू में पेड प्रोफेशनल्स की आवश्यकता पड़ेगी। समझिए क्या कह रहा हूँ मैं।
ये कह रहे हैं कि अगर आपको स्पोर्ट्स बॉडीज को प्रोफेशनल्स बनाना है तो इनको सेल्फ सस्टेन बनाना पड़ेगा, तो ये रेवेन्यू सरकार से ले ही ना, सरकार के ऊपर निर्भर ना करें। और ऐसा करने के लिए शुरू में कि स्पॉन्सर लाने के लिए या फिर उन तमाम चीज़ों के लिए इनको शुरू में प्रोफेशनल्स हायर करने पड़ेंगे, ताकि एक प्लेटफॉर्म तैयार कर सकें, एक खाका खींच के इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकें कि अपने आप में स्पॉन्सर्स आए हॉकी फेडरेशन के पास में और कहें कि देखिए हमें एडवर्टाइजमेंट करनी है। क्रिकेट की तर्ज पर थोड़ा बहुत कॉमर्शलाइजेशन की आवश्यकता है, इस तरह से ये सिग्नल दे रहे हैं। दूसरी बात करते हैं कि देखिए वही सेम बात जो हमने डिस्कस करी कि लॉन्ग प्रोसेस है। इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि देखिए पहले ही ये आरोप ये लगाती हैं जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं कि सरकार इन्हें कम पैसा देती है। आप तो यूं कह रहे हो कि सरकार बिल्कुल ही पैसा ना दे, और वो तो सरकार पहले से ही कम देती है, और ये कहती है कि सरकार कम पैसा देती है इसलिए हमारी जो तरक्की नहीं हो पाती, हमारे जो स्पोर्ट्स डेवलप नहीं हो पाते। ये कहते हैं कि देखिए शुरू शुरू में तो दिक्कत आएगी, लेकिन धीरे धीरे जो प्रोफेशनल्स हायर किए जाएंगे वो इस प्रकार से एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर देंगे कि बाद में इनका जो मॉडल है वो सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएगा। यानी हॉकी फेडरेशन सरकार से मदद लेगी ही नहीं, बीसीसीआई की तर्ज पर अपने आप से ही ऑपरेट करेगी। फिर इनसे क्वेश्चन आगे नहीं है, बस इतना ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। आगे देखिए, क्योंकि इस आर्टिकल में काफ़ी कुछ ना इनसी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस किया गया कि आप क्या ओलंपिक के बाद में आपकी लाइफ कैसे बीत रही है, या फिर शूटिंग के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया गया है। यूपीएससी में देखिए एक पर्टिकुलर गेम पे क्वेश्चन काफ़ी कम आते हैं। एक दो बार आया था क्रिकेट में डीआरएस डिसीजन रिव्यू सिस्टम, वो उस टाइम पे सुर्खियों में था, तब आया था मेंस के क्वेश्चन में। लेकिन स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे कि शूटिंग में क्या करना चाहिए, इस प्रकार के क्वेश्चन कम ही आते हैं। तो आप वो नीति आयोग का जो डॉक्यूमेंट है वो वेबसाइट से वो डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आपको काफ़ी पॉइंट्स मिलेंगे। अगला जो आर्टिकल है इसमें 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दो पर्सन्स की आपस में बातचीत है, तो बातचीत में से कुछ काफ़ी ज़्यादा कुछ निकलता नहीं है, थोड़ा कुछ निकलता है। बैंक मित्रा की बात आती है, तो कोई आपसे पूछ ले, प्रीलिम में क्वेश्चन आया कि बैंक मित्रा आखिरकार है क्या। बैंक मित्रा ये होता है कि रिमोट एरियाज़ में एटीएम वगैरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, काइंड ऑफ बैंकिंग कोरस्पोंडेंट ही है। कि ये देखिए बैंकिंग कोरस्पोंडेंट है, थोड़ी इमेज थोड़ी धुंधली है। ये राष्ट्रीयकृत बैंक यानी नेशनल बैंक में हमारा बैंक मित्रा कंसेप्ट होता है। ये दूर दराज के रिमोट एरियाज़ में जाते हैं और जो ग्राहक हैं उनके खाते खोलते हैं और उनसे लेन देन करते हैं, यानी अपने पास में थोड़ा बहुत पैसा रखते हैं, टैबलेट रखते हैं वो, और जो दूर दराज के गांव में ये टैबलेट से उनकी ट्रांजैक्शन कर देते हैं। अगर इनको पैसा निकलवाना है तो ये अपडेट कर देते हैं वहाँ पे, और अपनी तरफ से जो कुछ ये थोड़ा बहुत पैसा कैरी करते हैं वो कस्टमर्स को दे देते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो कस्टमर्स हैं दूर दराज के गांव में, रिमोट एरियाज़ में, उनको काफ़ी दूर चल के बैंक में नहीं जाना पड़ता, तो ये एक इनको फ़ायदा होता है। अब देखिए उसके बाद में एक दो चीज़ें और भी कहते हैं। ये कॉमन सर्विस सेंटर भी कंसेप्ट आया है इंडिया में, जैसे सारी चीज़ें गांव में आजकल क्या होने लगा है, छोटे शहरों में पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, सभी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाती हैं। इन चीज़ों को कहते हैं कॉमन सर्विस सेंटर। तो ये कंसेप्ट भी काफ़ी चल रहा है। इसको हम 2-3 पॉइंट इसलिए लिखे मैंने क्योंकि इनका हम यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स के अंदर में। और जो जन धन अकाउंट है उसमें भी बैंकिंग कोरस्पोंडेंट की जरूरत काफ़ी ज़्यादा है नए खाते खोलने के लिए। तो ये आर्टिकल में बस 2-3 पॉइंट थे। अगला जो आर्टिकल है वो G20 को लेके है। सबसे पहले हम ये देखते हैं G20 आखिरकार है क्या। G20 हमारा एक इंटरनेशनल फोरम है और गवर्नमेंट्स यहाँ पे अलग अलग गवर्नमेंट्स 20 देशों की, वैसे 19 हैं, 20वां जो है वो तो यूरोपियन यूनियन है। तो इनकी जो हेड हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या फिर प्रेसिडेंट हो, वो आपस में जुटते हैं और वर्ल्ड की इकोनॉमी को लेकर डिस्कशन करते हैं। वैसे इसका कोई हेडक्वार्टर है नहीं G20 का, अलग अलग जगह पे समिट होते रहते हैं इसके। और यहाँ पे देखिए 20 कंट्रीज़ हैं, नाम याद रखने की आवश्यकता है नहीं क्योंकि 20 तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। यूपीएससी देखिए जो क्वेश्चंस पूछती है ना, काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन पूछती है। 3-4 मेंबर होंगे तो काफ़ी ज़्यादा संभावना है पूछे जाने की, लेकिन जितने ज़्यादा मेंबर बढ़ेंगे यूपीएससी वालों को भी पता है, इतने तो वो भी रैशनल है कि नहीं 20 नहीं, इसमें तो इंपॉर्टेंट नहीं होता। इसलिए वो जब भी ज़्यादा मेंबर हो जाएं तब आप छोड़ दीजिएगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ। इंद्रधनुष जैसे मिशन स्टार्ट हुआ था, शुरू में 7 मेडिसिन थी, अब तो बढ़ती जा रही हैं, इसमें 13 के आसपास मेडिसिन हो गई हैं, पता नहीं ज़्यादा भी हो गई हो। तो जितने ज़्यादा बढ़ रही हैं तो अब इसकी इंपॉर्टेंस कम हो रही है दवाइयों को याद रखने की। चीज़ें 1, 2, 3, 4 जब होती है ना तब इंपॉर्टेंट होती हैं। अब G77 है मान लीजिए, G77 के सारे कंट्रीज थोड़े ना याद रखेंगे, तो थोड़ा तो हमें पता होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। अब देखिए ट्रंप जिस प्रकार से आइसोलेशन की पॉलिसीज अपना रहे हैं, H1 वीज़ा पे प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज अपना रहे हैं, तो उसके हिसाब से G20 की मीटिंग में इम्पास आ गया। यानी वहाँ पे यूएस ने और भी काफ़ी कुछ सिग्नल्स दिए, जैसे TPP में वो अलग हो गए। जो नाफ्टा है, नाफ्टा क्या है, नाफ्टा ये 3 देशों का है, यूएस,
कनाडा और मेक्सिको, इन 3 देशों का, नॉर्थ अमेरिका के ये कंट्रीज हैं, यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसकी ये नाफ्टा की फुल फॉर्म है। तो इससे भी अब नेगोशिएशन कर रहे हैं कि इससे भी शायद ये बाहर आ जाएं या फिर टर्म्स को चेंज कर लें। तो संकेत साफ साफ ये है कि ट्रंप की तरफ से कि वो अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ बढ़ने के बजाय ये पीछे हट रहे हैं, यानी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर रोक लगाने की इस प्रकार से अपनी जो है पॉलिसीज अपना रहे हैं। और जर्मनी और चाइना ने इस पर एक प्रकार से कंसर्न्स राइज किए, क्योंकि देखिए ट्रंप ने पिछले दिनों चाइना और जर्मनी पर काफ़ी तरह के एलिगेशंस लगाए। चाइना पर तो इन्होंने साफ साफ कहा कि चाइना जिस प्रकार से अपनी जो डिवेल्यूएशन करता है या फिर पॉलिसीज इस प्रकार से अपनाता है कि जो यूएस की जॉब्स ले जाता है या फिर ट्रेड डेफिसिट रहता है यूएस और चाइना के बीच में। और जर्मनी पर भी इन्होंने काफ़ी कुछ ऐसा कहा। तो दोनों नेताओं ने, जर्मनी और चाइना के लीडर्स ने अपने अपनी तरफ से कंसर्न्स रेज किए इस बात पर। और अभी देखिए ये जो बाइडेन यहाँ पे G20 की मीटिंग हुई थी पिछले हफ्ते, तो ये भी इंपॉर्टेंट है अगर प्री के लिए आए तो। अब देखिए बात यूँ है कि G20 की जो यहाँ पे पिछले दिनों काफ़ी फेलियर्स भी हुई। पास्ट में जो कमिटमेंट्स की गई थी, जब भी इनकी मीटिंग होती है काफ़ी कुछ ये डिसाइड तो कर लेते थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हो नहीं पाता था। इसलिए जो G20 की जो रेलेवेंस है वो काफ़ी कम हो रही है। जैसे उदाहरण की बात करें तो 2014 में एक कमिटमेंट की गई थी कि जो यानी 2018 के अंदर में जो वर्ल्ड की जीडीपी है वो 2% बढ़ जाएगी, ताकि अगर वो फिस्कल स्टिमुलस जैसी पॉलिसीज अपनाते हैं तो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2018 आने वाला है लेकिन वर्ल्ड की जीडीपी एक प्रकार से स्टैग्नेंट है, बल्कि थोड़ा बहुत कम ही हुई है। तो पास्ट में जो कमिटमेंट्स की गई ना, तो वो देखिए फिस्कल स्टिमुलस जैसी पॉलिसीज अपनाई गई, जो कमिटमेंट्स की गई थी, और भी जो चीज़ें जो वादे किए गए थे वो नहीं निभाए गए। इसीलिए जो G20 के लिए एक प्रकार से जो रेलेवेंस है वो कम हो रही है। उसके बाद में बात आती है कि देखिए ये वाली यहाँ पे कि जो G20 की फेलियर है वो तो हमने डिस्कस कर लिया कि किस प्रकार से जो ग्लोबलाइजेशन है, यानी 1990 के बाद में जिस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन आया था उसको कंसोलिडेट करने की बात कर रहे हैं सारे देश यूएस के खिलाफ में जाके। यूएस तो है वो कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन से फायदा नहीं हुआ, हमें यूएस को लॉस हुआ है। बाकी जो देश हैं जैसे चाइना, जर्मनी, वो कह रहे हैं हमें ग्लोबलाइजेशन से काफ़ी फायदा हुआ। जैसे फ्रांस ने अभी एग्जाम्पल के तौर पर कहा कि काफ़ी उन्होंने स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज़ करी। G20 की जो भी मीटिंग हुई थी उन्होंने कहा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है उनको रेगुलेट करने की आवश्यकता है। जैसे अमेरिका है उन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से पीछे ना हटे या फिर इस तरह की जो पॉलिसीज ना अपनाएं जिससे उन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को एक प्रकार से ठेस पहुंचती है या फिर वो उनको पीछे लेके जाते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को। इस प्रकार की पॉलिसी अमेरिका ना अपनाए। जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है चाइना के, इन्होंने भी कहा कि जो ग्लोबलाइजेशन से जो गेन्स हुए हैं उनको कंसोलिडेट करने की आवश्यकता है और पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से काफ़ी लोगों का इनकम लेवल्स बढ़ा है और काफ़ी फायदा हुआ है, काफ़ी प्रोडक्ट्स सस्ते मिलने लगे हैं। जबकि यूएस है वो उल्टा कहता है, यूएस कहता है कि ग्लोबलाइजेशन से हमें नुकसान हुआ है। जर्मनी और ब्रिटेन है वो भी इस तरह की बात करते हैं। जर्मनी और ब्रिटेन तो देखिए बल्कि अभी यूं है कि चाइनीज कंपनीज वहां पे जर्मनी और ब्रिटेन में काफ़ी कुछ एक्वायर भी करने लगी हैं। पहले ये अलाउ नहीं करते थे। पहले जर्मनी और ब्रिटेन चाइना के साथ में ट्रेड काफ़ी कम करते थे, इनकी कंपनीज के साथ में काफ़ी कम लेन देन रखते थे, क्योंकि चाइना की कंपनीज से ना सबको डर लगता है। चाइना की कंपनीज, इंडिया भी अलाउ नहीं करता चाइनीज की कंपनीज को। हमारी टेलीकॉम कंपनीज में एक दो बार इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की कोशिश करी थी, लेकिन ये काफ़ी जासूसी का डर रहता है इनसे, और इनसे रहता है कि कुछ स्पाइंग वगैरह ये कर सकते हैं, स्पाइनोइज कर सकते हैं। इसलिए सिक्योरिटी पर्पजेज से चाइना की जो कंपनीज हैं वो दूसरे देश जो है अलाउ नहीं करते दखलंदाजी, लेकिन अब करने लगे हैं जर्मनी और ब्रिटेन जो है। ये कहते हैं कि फ़ायदा होगा, थोड़े नॉर्म्स के साथ में अलाउ कर देते हैं क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का टाइम है। कहने का मतलब ये है कि जो बाकी देश हैं वो आगे जा रहे हैं, यूएस है वो पीछे जा रहे हैं। वे फॉरवर्ड में यही बात आती है कि चाइना का डेवलपमेंट फोरम 2017 में अभी एक यहाँ पे मीटिंग हुई थी, वहाँ पे जो नोबेल पुरस्कार इन्होंने पहले जीत चुके हैं, ये जोसेफ स्टिग्लिट्ज़, इन्होंने कहा कि देखिए मल्टीलेटरल ट्रेड डेफिसिट है वो ज़्यादा एक प्रकार से इंपॉर्टेंट है, बायलेटरल जो डेफिसिट है वो कम इंपॉर्टेंट है। ये वही बात कर रहे हैं कि जो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, ऐसे इनिशिएटिव्स हैं वो आज के टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो ग्लोबल साउथ जैसे कंट्रीज हैं जैसे चाइना, इंडिया, ये आपस में मिलकर इस प्रकार से एक रेजुलेशन यानी एक आपस में मिलकर डिसाइड कर सकते हैं कि यूएस को प्रेशराइज कर सकें कि वो आइसोलेशन की जो पॉलिसीज है वो उसको छोड़ दे, H1 वीज़ा में जो कंडीशंस वो लगा रहे हैं वो मत लगाएं, और जो बाहर की कंपनीज इनके देश में जो इन्वेस्टमेंट करती हैं उसको मत रोकें। इस प्रकार की अगर ग्लोबल साउथ यानी ग्लोबल साउथ में सारी कंट्रीज आती हैं, मैक्सिको या फिर साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ये सब मिलकर प्रेशराइज करना चाहिए इनको यूएस को। इस तरह की ये बात कहते हैं वे फॉरवर्ड में। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।